बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ रजा। प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में नाज़रीन, आज के जो हमारे हीरो हैं, हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं और DHA मुल्तान में टॉप रैंकिंग स्टेट एजेंट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। जी, आज के हमारे गेस्ट हैं माज राजिक जी। माज साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और थैंक यू सो मच आपका। उसके बाद मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप क्या स्कोप देखते हैं रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का? आप बहुत अरसे से इस फील्ड के साथ अटैच है। रमीज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा, राइट नाउ जो रियल एस्टेट है इट्स हैव बिकम इंडस्ट्री। इसको जो है कि इंडस्ट्री का जो है वो स्टेटस अब मिल गया है, और अब ये ना कि स्टेटस मिला है बल्कि इंडस्ट्री कंसीडर होता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारा जो है वो अब यंग टैलेंट भी आया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आने की वजह से बहुत से जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे यहाँ बहुत लिटरेट और बड़ा हाई प्रोफाइल इसमें लोगों का एंट्रेंस हुई है, और बहुत से लोगों का इससे रिस्क वाबस्ता और इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरह मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिर उसके अलावा मीडिया में फिर जो है वो जिस तरीके से पोर्टफोलियो बढ़ा है, ओवरसीज क्लाइंट का आना जाना है, तो काफी सारी चीजें, उसकी वजह से बहुत से लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो उस हवाले से जो है ना वो राइट नाउ पाकिस्तान में जो आपका सवाल था कि भाई रियल एस्टेट की क्या पोजीशन है, तो वो उसका ये अच्छा, एक बात ये देखने में आई है, खुशाइन बात ये है कि पढ़ा लिखा तबका इस फील्ड में बहुत ज्यादा इन हो रहा है, क्योंकि पहले आपको पता है टिपिकल जो बड़े होते थे वो इस चीज में होते थे और वो इस चीज को देखते थे। आपकी भी माशाल्लाह आपने MBA किया है, उसके बाद आपकी क्या जर्नी रही है इस फील्ड में, कैसे आए? तमीज, मैंने MBA किया था 2008 के स्टार्ट में ना, मेरा MBA कंप्लीट हुआ था। आफ्टर दैट मैंने जो है वो 9 years आई हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन मल्टीनेशनल, और ड्यूरिंग जॉब मैंने जो है वो शौकिया तौर पे लॉ भी किया हुआ है, ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट LLB भी किया हुआ है मैंने। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, नॉट कंप्लीशन द ईयर ऑफ अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया, जर्नी किया, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल एंड इट वाज अ सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर मी ना। और मल्टीनेशनल में जॉब किया और बड़ा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो ड्यूरिंग MBA ड्यूरिंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिग्री भी मैंने किया, और आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई हैव ऑलमोस्ट 6 years इन रियल एस्टेट। जी। तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें? क्योंकि मल्टीनेशनल में था, तो फिर अभी जिस तरह अब जारी बात है उसमें हम लोगों को बिजनेस करवाते थे। अच्छा। उसमें जारी बात है जिस कंपनी के मैं प्लेटफॉर्म पे था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रहा हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी रहा हूँ, टेलीकॉम में भी रहा हूँ, तो वो लिंक तो उसमें लिंक तो जारी बात है बनते ही बनते थे, जिसका आप फायदा हो रहा है। उसके अलावा जो आपका सवाल था कि जर्नी कैसा रहा ना, तो उसमें आप कहते हैं कि यहाँ कैसे आए ना, तो उसमें रमीज ऐसा था कि जब हम वहाँ अपने डीलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हम बिजनेस करवाते थे, क्लाइंट्स के पास जाते थे, तो फिर जब हम किसी को बिजनेस करवा रहे हैं तो फिर मैंने ये सोचा कि खुद क्यों ना किया जाए। वो तो आप कंपनी के प्लेटफॉर्म पे होते हुए आप किसी को बिजनेस करवा रहे हो, तो खुद क्यों ना बिजनेस किया जाए। तो इस वजह से फिर दूसरे प्रोस्पेक्ट्स मैंने देखे, तो अल्टीमेटली तो आना था मैंने। ये है कि मैंने कुछ अरसा बाद में आना था, मतलब और मैं एक प्रॉपर टाइम पे आ गया, और एक मतलब प्रॉपर टाइम पे जो आया तो उसका जो है वो मुझे काफी ज्यादा अर्ली, माशाल्लाह अर्ली एज में आए। इस वक्त आप माशाल्लाह टॉप रैंकिंग जो स्टेट एजेंट हैं इस वक्त आप मुल्तान DHA के। तो DHA का आप क्या देखते हैं कि इस वक्त मुल्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में DHA का इम्पैक्ट कैसा है? जी सुमा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने टॉप रैंकिंग का, बट जो है वो जो मेहनत करता है वो हमेशा टॉप रैंकिंग है। तो जो भी मेहनत करता है, बिल्कुल ये तो सिर्फ एक नंबर्स की गेम है, बट असल चीज तो होता है कि आपका करेज कितना है, आपका डिवोशन कितना है आपके प्रोफेशन में, आपका सिंसेरिटी लेवल कितना है, ये सारी चीजें, ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, ये रैंकिंग है, असल रैंकिंग तो ये है, बहुत जरूरी। ठीक है।
اور سیکنڈلی جو آپ نے مجھے کہا کہ ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے، تو رمیز ڈی ایچ اے ملتان از ناٹ پروجیکٹ آف ملتان سٹی. اگر کوئی اس کو یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ ملتان کا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اٹس ٹوٹلی رانگ. اٹس اے پروجیکٹ آف ساؤدرن پنجاب. ٹھیک ہے، اور نہ کہ یہ ساؤدرن پنجاب پہ ہے بلکہ آل اوور پاکستان، اور اس میں آل اوور دا ورلڈ اوورسیز کلائنٹس کا بھی اس میں امپیکٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ جیوگرافیکلی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، اور ہمارا ملتان اگر ہم سٹی کو ڈسکس کریں تو ملتان اوور آل اسٹریٹجیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے. اور پھر ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ جیوگرافیکلی بڑا اس میں ویلیویبل ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا. پھر ڈی ایچ اے ملتان کو فیڈنگ ایریا بڑا اسٹرانگ لگتا ہے، کہ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ 100 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے نا ملتان کا، اس کا ہب ہے ملتان. اور اگر یہ پروونس بن جاتا ہے تو پھر تو سچویشن ہی انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے. پھر باقی ڈی ایچ اے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اس کے پرائسز کافی کم ہیں. ابھی ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں، جو ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہیں، یا جو ایون ہمارے لوکل کلائنٹس ہیں، پاکستانی کلائنٹ ہیں، تو ان کے لیے بھی اس میں 4 نن اسکوپ ہے. تو لوگوں نے ابھی جس طرح ایک 2020 میں بوم آنا شروع ہوا تھا، اور 2021 میں ریل اسٹیٹ پہ کووڈ کے بعد ایک بہت بڑا بوم آیا تھا ریل اسٹیٹ پہ، تو آپ بلیو کریں پرائسز نے 70 to 80% یہاں، بلکہ مور دین 70 to 80% بھی پرائسز نے جو ہے وہ رائز کی ہے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لوگوں نے ارن کیا ہے، لوگوں نے اس میں بوسٹ کیا ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک پروجیکٹ کی، ایک برانڈ کی لائلٹی بھی لوگوں کی بڑی ہے، اور اس کا امیج مزید پازیٹیو ہوا ہے. جی اچھا، یہ دیکھیں کہ آپ کی اسی بات سے مجھے یہ بھی آیا کہ لوگ انویسٹر بہت زیادہ باہر سے بھی آ رہے ہیں. تو اس وقت جو فائنینشیل کنڈیشن ہے ملک کی، آپ دیکھیں ڈالر 230 پلس ہو گیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرائسس دیکھنے میں آ سکتے ہیں پراپرٹی کے لحاظ سے؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ڈائریکٹلی انٹر کنیکٹ ہے، ڈائریکٹلی کنسرن ہے کسی بھی قسم کی ریومر کے ساتھ، اور کسی بھی طرح کے فائنینشیل جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس کے ساتھ. کیونکہ ظاہری بات ہے جتنا لوگوں کو فائنینشیل اور بزنس اپرچونٹی ملے گی اور اسٹیبلٹی ملے گی تو لوگ اس بزنس کی طرف آئیں گے. تو رائٹ ناؤ جو آپ نے بتایا ہے کہ فائنینشیل کرائسس چل رہی ہیں، تو اس کا امپیکٹ نہ کہ ریئل اسٹیٹ پہ ہے، وہ ہر بزنس پہ ہے، ہر بزنس پہ ہے، صرف ریئل اسٹیٹ پہ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ پہ اس وجہ سے شو آف زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا ذرا بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے تو اپنی جاب میں، اپنی اسٹڈیز میں، اپنی ایک واسٹ ایکسپیرینس سے رمیز ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ ہمیشہ تھریٹ میں اپرچونٹی ڈھونڈنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اٹس اے بائنگ ٹائم. دیکھو، اگر ایک چیز جو تھی وہ آپ کہہ لیں کہ 10 ملین کی تھی، ایک چیز 10 ملین کی تھی، مطلب 1 کروڑ روپے کی تھی، تو اس میں جو ہے وہ اگر وہی چیز آج 8 ملین کی ہے، تو اس نے منیمم لیول پہ جو 10 ملین کا سلیب تھا، جو جس پہ لاسٹ وہ پیک پہ گئی تھی، بالکل اس تک تو وہ جائے گی نا، لازم جائے گی، اور اس سے اوپر تو اس نے جانا ہی جانا ہے. کیونکہ دیکھیں، آج سے ایک چیز 6 ماہ، سال، 1.5 سال پہلے اس لیول پہ گئی تھی، تو آج اس نے پھر اس لیول پہ تو دوبارہ جانا ہی جانا ہے نا، بلکہ اس سے اوپر جانا ہے. یعنی آپ اٹس اے بائنگ ٹائم. اگر فائنینشیل کرائسس ہے جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور ڈالر پرائسز ہے، انٹرنیشنلی سرکمسٹانسز ہیں، ریسیشن چل رہا ہے، تو اس میں ہوپ فلی کے 2-3 ماہ میں یہ ساری چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. یہ تو بزنس اور اس وقت آپ کا انویسٹر کو یہی مطلب آپ کا سجیشن ہے کہ فوراً انوالو ہونا چاہیے، انڈلج ہونا چاہیے اس میں. آج بائنگ کرے گا تو اس کو مطلب فیوچر پلان کے حوالے سے بھی اس کو فائدہ ہے، اور اگر وہ شارٹ ٹرم میں بزنس پلان کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ بھی بینیفٹ. آپ کو اس فیلڈ میں ٹوٹل 6 ایئر ہو گئے، تو کیا لائف کی آپ کی روٹین رہتی ہے؟ کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے اس بزنس کو؟ دیکھیں نمیز، یہ ایسا بزنس ہے کہ اس میں جتنا ٹائم آپ دے سکیں وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اس میں ہم ہر وقت فری ہیں. بڑا موٹی اور سمپل بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، پابند نہیں ہوتے کسی چیز. اس میں جو ہے وہ آپ ہر وقت فری بھی ہیں، اور ہر وقت بیزی بھی ہیں. اور آپ جو بیزی ہیں
वो भी आप रिलैक्स मोड के साथ हैं। ये एक अच्छी अगर आप इजी भी हैं तो आपके ज़हन में चीजें चल रही होती हैं कि मैंने क्या होता है, वो लाइटर मोड पे आप वो भी साथ साथ कर रही होती हैं, तो वो टाइमिंग के हवाले से बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है यार, वेरी सिंपल। अच्छा, एक बात क्लियर कर दें कि ये माइंड सेट बना होता है कि अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए, जो पहले वाला कॉन्सेप्ट जैसे आपने बताया, पहले तो नो डाउट इसी तरह ही था। अब जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता के गुजरा हूं कि सर्कमस्टांसेस की चीजें चेंज, टोटल डिफरेंट है। अब इतने मेगा लेवल पे, मैस लेवल पे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं कि उसकी मार्केटिंग के लिए लोगों को चाहिए। फिर जब वो लोग बिजनेस में आ जाते हैं, फिर उनकी ट्रेड ट्रांजैक्शन, फिर इसका आउटपुट जो बिजनेस का है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता कतरा 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 करके दरिया बन जाता है, तो वो जो आता है एज ए एम्प्लॉयर आता है, एज ए जॉब जो आता है, बट उसका पोर्टफोलियो भी इतना हो जाता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद थोड़ा सा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है एक छोटे इन्वेस्टमेंट स्लैब के साथ। मतलब इसमें आप एज एम्प्लॉय भी आ सकते हैं। जी ऐसे देखिए, वो सारी बात है। आप कह रहे हैं ना कि भाई कैसे पैसे वाले, भाई पैसे वाला नहीं आएगा तो एज ए एम्प्लॉय आएगा जब उसको एक बड़ी ट्रांजैक्शन के थ्रू उसको जो है वो कोई अगर मिलता है, कोई पोर्टफोलियो मिलता है और उसको एक अच्छा स्टेटस अर्निंग का मिल जाता है, तो सारी बात है उसको 3 4 5 स्टेटस या हर कुछ अरसे बाद स्टेटस मिलता जाएगा, तो इंटायरली उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा अर्निंग का। और वो जब खुद सोचेगा कि यार चलो मैं एक छोटे से लेवल से जो है ना वो चीज लेके देखता हूं या करता हूं, या कोई 2-3 लोगों के साथ मिलकर करता है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव के न्यू एंट्रेंट्स को इसमें आना चाहिए। अच्छा, अब जो सिचुएशन है रियल एस्टेट की पाकिस्तान में और जो प्रीवियस थी, आप इस लिहाज से फ्यूचर क्या देखते हैं रियल एस्टेट का पाकिस्तान में? देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि नाउ इट हैव बिकम द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री, तो जाहिर बात है अभी इसने मजीद भी ग्रो करना है। और जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट ने इसमें काफी ज्यादा सब्सिडीज दी थी, एमनेस्टीज दी थी, और चीजों की मुख्तलिफ इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन उन्होंने खत्म कर दी थी सोर्स ऑफ इनकम की, तो इस तरह की चीजें आगे भी आएंगी। और फिर लोगों को भी पता लग गया कि ये जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर। और हमने भी अपने बड़ों से, आपने भी अपने बड़ों से, बुजुर्गों से यही सोचा, यही सीखा है कि भाई ये जमीन ले ले, या फलां बंदे ने फलां चीज ली थी, या हमारे फोर फादर्स में फलां बंदे ने ये चीज इस तरह ली थी तो उसमें इतना हो गया। तो जाहिर बात है ये जमीन तो भाई पैसा देती ही देती है। अच्छा, उसमें सॉरी आपकी बात, सॉरी टू कट यू टॉक, उसमें ये है कि जमीन, उसमें आपने डिसीजन आपका कब होता है कि नहीं एक लेवल पे चली गई है, आप उसमें से लिक्विडेट हो जाए, फिर आप नई चीज की तरफ जाएं। अक्सर हमारे दोस्त अहबाब जो है वो एक चीज लेके उस पे स्टैग्नेंट रह जाते हैं। जब आप एक चीज पे स्टैग्नेंट रह जाएंगे, उसको रोलिंग रोटेशन में नहीं लेके आएंगे, तो उसका जो है वो बड़ा इम्पैक्ट आएगा, वो फिर स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्टिल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, वाइंड अप की तरफ जाते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, न्यू कमर्स के लिए मैंने बताया आपको कि अब जिस तरह एक इंडस्ट्री बन गई है और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, और उनके लिए एक्सपोजर लेने का चांस बहुत ज्यादा है। और अगर वो न्यू एंट्रेंट आएगा तो उसको यहाँ, और न्यू एंट्रेंट भी हो और कॉम्पिटेंट भी हो, इसमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चाहिए। मैं मतलब न्यू एंट्रेंट्स के लिए एक बड़ी एक सिंपल सी बात करूंगा, इसमें हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, वो तो किसी भी फील्ड में चाहिए। तो आपको किसी भी जगह, किसी भी प्रोफेशन में एंटर होके हार्ड वर्क भी चाहिए होता है, आपको हार्डशिप्स भी फेस करनी पड़ती हैं, और आपको रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ती है मुख्तलिफ तरह पे। आप किसी के पास जाते हैं या कोई आपके पास आता है तो वो आपका बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस आपको रिस्पॉन्स देता है, आपको वो भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी न्यू एंट्रेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, दे मस्ट कम, और उसको ना कि हार्ड वर्क करें, जो मैं बात जिस तरफ कर रहा था, ना कि हार्ड वर्क उनका होना चाहिए, बट दे हैव आल्सो स्मार्ट वर्क। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क ही हो, स्मार्ट वर्क दोनों हार्ड वर्क है का सर्वाइवल जो है इट्स मच बेटर। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी लगी है कि इसमें आप हर टाइम फ्री भी है और हर टाइम बिजी भी है, डिपेंड करता है कि आप पे और किस बड़ा फ्लेक्सिबल किस्म का इसमें टाइम फ्रेम है। चलिए जी, माज राज़िक साहब बहुत थैंक यू। सर थैंक यू, यू वेलकम, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे।
تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو. ناظرین آپ سے بھی ہوگی پھر ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.